फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। हमने हमारे पिछले वीडियो में गिग इकोनॉमी के बारे में बात की थी। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है वो है नेशनल इनकम। आपने जीडीपी, जीएनपी ऐसे शब्द सुने होंगे। और सबसे इजी टॉपिक भी बोलूं और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक भी बोलूं तो वो नेशनल इनकम ही होता है। तो आज का वीडियो आप ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। और आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आज के ही वीडियो से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को नीचे दिए हुए लिंक पर सेंड करें। अच्छे से इस पूरे वीडियो को समझें ताकि किसी भी प्रकार से जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और बाकी चीजों में आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बस कॉपी पेन उठाकर इस वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। तो बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, आप जॉब कर रहे हैं, तो हमारी कुछ इनकम हो रही है। तो हम क्या बोलते हैं कि एक साल में हम इतने रुपए कमा लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं देश की बात करूं, कंट्री की बात करूं, तो एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री को कितना इनकम होती है, तो टोटल कितना इनकम हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उस राष्ट्र की नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष। तो इसका मतलब क्या होता है? तो अगर बात करें तो आपको पता है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक हमारा कैलेंडर ईयर चलता है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जितना भी उनका कैलकुलेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर में होता है, जो अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है। तो आरबीआई को छोड़ के बाकी जितने भी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वो अप्रैल से मार्च के ही फाइनेंशियल ईयर पे अपना कैलकुलेशन करते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून चलता है। बस आपको ये एक अलग से चीज याद रखनी है। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब अप्रैल से मार्च के ही फाइनेंशियल ईयर में अपना सारा कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय आय या फाइनेंशियल ईयर के कैलकुलेशन होते कैसे हैं, तो नेशनल इनकम जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल कंट्री को इनकम हो रही है, उस टोटल इनकम को तो हम नेशनल इनकम बोल रहे हैं। लेकिन पता कैसे चल रहा है या क्या चीजें हैं जिसको हम देखकर ये बता रहे हैं कि ये नेशनल इनकम? तो दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है सीएसओ और दूसरा है एनएसएसओ। सीएसओ की बात करें तो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 2 मई 1951 में। ये जो अपना प्रकाशन करता है वो प्रकाशन करता है एनएसए के नाम से, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया। तो सारा का सारा जो भी चीजें होती हैं वो सीएसओ के अंडर में होता है। सारा का सारा जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है वो सीएसओ के अंडर में होता है। अब कैलकुलेशन किस बेसिस पे करेंगे? तो कैलकुलेशन होता है डेटा के बेसिस पे। तो जो भी डेटा आएगा, जो भी नेशनल इनकम होगी, उसके लिए हम जो प्लान बनाएंगे उस बेसिस पे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका डेटा का कलेक्शन सही होना चाहिए। तो डेटा के कलेक्शन के लिए क्या किया गया कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई। एक नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, आपने सुना होगा। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिनकी अनुशंसा पर 1950 में एनएसएस की स्थापना की गई। एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे। तो 1950 में एनएसएस की स्थापना की गई और इसका पुनर्गठन किया गया 1970 में, और इस एनएसएस को क्या बोल दिया गया? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसएसओ का जो काम होता है वो होता है डेटा कलेक्शन का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा का अगर कलेक्शन आप सही कर रहे हैं तो आप अपने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट होती कैसे है। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड अपनाई जाती है। आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टोटल कंट्री को इनकम हो रहा है वो उस कंट्री का नेशनल इनकम कहला रहा है, राष्ट्रीय आय कहला रही है। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग मेथड अपनाई जाती है। जैसे कि प्रोडक्शन मेथड होता है, उत्पादन विधि के नाम से आप जानते हैं। दूसरा होता है इनकम मेथड या आय विधि,
और नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। तो ये तीनों जो हैं ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है उत्पादन मेथड या प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि, जिसकी हम आज बात करें। आपको बेसिक चीजें बता दूं तो 1867-68 के टाइम ड्यूरेशन दादा भाई नेहरू ने भारत की नेशनल इनकम कैलकुलेशन का पहला प्रयास किया था, और उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है तो थोड़ी देर में हम उसकी बात करेंगे। तो उस टाइम ड्यूरेशन पे उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपए के बराबर है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती चली गई और उसके साथ साथ हमारे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती चली गई। तो अब जो हम बात करेंगे वो उत्पादन विधि की बात करेंगे, प्रोडक्शन मेथड की बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है। अब प्रोडक्शन मेथड में अलग अलग चीजें होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और बाकी चीजें। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं आप उसको भूल जाइए और बस बेसिक से मेरे साथ में बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे हम जीएनपी का कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हम बाकी चीजों का कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास में पहला टर्म है जीडीपी। जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में इसी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे, हम जीएनपी की बात करेंगे। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसी हम बात करेंगे एनएनपी की, इसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। और चौथी हम बात करेंगे एनडीपी की, जिसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या निवल घरेलू उत्पाद। अब इन चारों चीजों की कैलकुलेशन करने से पहले, इन चारों चीजों को समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस और यहां पर लिखा हुआ है नेट। तो ये ग्रॉस और नेट होते क्या है? तो अगर आपको जीडीपी समझना है, एनडीपी समझना है, बाकी चीजें समझनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है और नेट वैल्यू क्या है। और ग्रॉस और नेट वैल्यू को समझने से पहले आपको एक और वैल्यू समझनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशिएशन या मूल्यह्रास। अब ये जो डिप्रेशिएशन है, ये जो मूल्यह्रास है, ये बोलता क्या है? ये जो डिप्रेशिएशन है या मूल्यह्रास है, ये बोलता क्या है? तो हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि मैंने एक कार परचेस की, उसका अमाउंट था 10 लाख रुपए। मैंने 1 साल वो कार चलाई और उसको सेल कर दिया और उसको मैंने 7 लाख रुपए में बेच दिया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर मैंने एक प्रोडक्ट को परचेस किया 10 लाख रुपए में, 1 साल उसको यूज करने के बाद में उसको 7 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो टाइम के साथ में क्या हो गई? डिक्रीज हो। तो जब भी टाइम के साथ में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम डिप्रेशिएशन बोलते हैं। अब हमेशा बोलचाल में यूज करते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है तो हम बोलते हैं कि डिप्रेशिएशन भी तो लागू होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो टाइम के साथ में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमको इस डिप्रेशिएशन से यहां पर किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो मतलब है वो दूसरे टाइप के डिप्रेशिएशन से मतलब। हमने जो अभी बात की है वो कहलाता है मार्केट बेस्ड डिप्रेशिएशन, और जो हमको काम है वो कहलाता है प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन। तो प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन क्या होता है? प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रेशिएशन का सीधा सा मतलब होता है मेंटेनेंस कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम मशीनरी का यूज कर रहे हैं। तो जो भी मशीनरी लगातार प्रोडक्शन का पार्ट होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, कुछ ना कुछ खराबी होगी। तो हम क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, वो उस फॉल्ट को, उस खराबी को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा लगाता है, मेंटेनेंस कराता है। हम सर्विसिंग कराते हैं अपनी गाड़ी की, तो हम क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस करा रहे हैं। तो ये जो मेंटेनेंस करा रहे हैं यही कहलाता है
प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रिसिएशन। तो हमको यहाँ पर जो भी काम है, क्योंकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोडक्शन बेस्ड डिप्रिसिएशन की ही बात करें। क्लियर है? इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। दूसरी चीज कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। तो ग्रॉस टर्म जब हम यूज करते हैं तो हम टोटल की बात करते हैं, हम सम की बात करते हैं कि यहां पर इतना प्रोडक्शन हुआ है, एक कंपनी में इतना प्रोडक्शन हुआ है और उस प्रोडक्शन से कंपनी को 100 रुपीज मिले। तो हम जब टोटल की बात कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू है सकल मूल्य। लेकिन जब उसी टोटल में से हम क्या करते हैं, जब उसी टोटल में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो जब हम उसी टोटल में से डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट आता है वो क्या कहलाता है, वो नेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन जब आपको सैलरी मिलती है तो उसमें से पीएफ का फंड, उसमें से बाकी चीजें कटने के बाद चीजें मिल रही हैं, तो आपकी टोटल सैलरी जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपए, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, 80,000 रुपए। तो वो जो 20,000 रुपए हुआ वो क्या हुआ। तो अगर हम उसको डिप्रिसिएशन मान ले तो हमारी जो नेट सैलरी है वो 80,000 हो जाती है। तो अगर एक कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से 100 रुपीज मिल रहे हैं और 20 रुपीज का डिप्रिसिएशन मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है, तो अगर 100 में से 20 रुपीज हटा देते हैं, डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होता है, उस कंपनी का नेट वैल्यू कहलाता है। तो यहां पर बस अगर आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो जीडीपी जीएनपी जैसे किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है, जितनी भी भौगोलिक सीमाएं हैं, उन भौगोलिक सीमाओं के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उन भौगोलिक सीमाओं के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उन टोटल प्रोडक्शन के फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उन टोटल प्रोडक्शन के फाइनल गुड्स एंड सर्विस के सम को हम क्या बोलते हैं, हम जीडीपी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां जो भी कैलकुलेशन होगा वो फाइनेंशियल ईयर में ही होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्री की टेरिटरी के अंदर, देश की सीमा के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, वो गुड्स का हो सकता है, वो सर्विस का भी हो सकता है। हमने पहले वीडियो में गुड्स और सर्विस को देखा है कि जो भी टेंजिबल प्रोडक्ट है, जो भी फिजिकल एंटिटीज हैं, उनको हम गुड्स बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस या बाकी जो चीजें हैं, टीचिंग, वो सब आपकी सर्विसेज में आती है। टेलीकम्युनिकेशन, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वो सर्विस का प्रोडक्शन हो, तो जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है उनका फाइनल प्राइस या मार्केट प्राइस कितना है, और उन मार्केट प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के बाद जब टोटल वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि ये कंट्री का क्या है, जीडीपी। जैसे यहां देख लीजिए कि मान लेते हैं कि ये भारत की सीमा है और इस सीमा पर अलग अलग जगह में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन, अलग अलग जगह में अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन हुआ। हर चीज की अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, मौद्रिक मूल्य होता है कि अगर ये मार्कर है तो इसका भी मॉनेटरी वैल्यू होगा 60 रुपीज मान लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है, उन चीजों का जितना भी मॉनेटरी वैल्यू है, उस वैल्यू को जब हम सम कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर किन किन चीजों का प्रोडक्शन हुआ, कि मार्कर का प्रोडक्शन हुआ, फैन का प्रोडक्शन हुआ, एसी का प्रोडक्शन हुआ, नोटबुक का प्रोडक्शन हुआ, कार का प्रोडक्शन हुआ, सोफे का प्रोडक्शन, ये अलग अलग जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस का प्रोडक्शन हुआ। तो यहां पर जितना भी अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, उन चीजों की मॉनेटरी वैल्यू को जब आप ऐड कर देते हैं, जब आप सम कर देते हैं, तो उनके सम को हम क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी के लिए आप सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा, तो भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्या लाइन है वो, तो जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ उन प्रोडक्शन को लेते हैं जो हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर होंडा कंपनी भी काम कर रही है, यहां पर एमआई भी काम कर रही है, यहां पर माइक्रोमैक्स भी काम कर रही है और यहां पर इन्फोसिस भी काम कर रही है।
तो हमारे देश में कुछ डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं और कुछ फॉरेन कंपनीज भी हैं जो यहाँ पर आकर प्रोडक्शन कर रही हैं, जिनकी अपनी अलग अलग प्रोड्यूस्ड गुड्स की अलग अलग वैल्यू है। तो हम जब जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हमको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, हमको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। अगर हमारे कंट्री के जीडीपी के अगर हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे जीडीपी का पार्ट है, अगर हमारे कंट्री के टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो हमारे जीडीपी का पार्ट नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो भी फॉरेन कंपनी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ मतलब है किस चीज से, हमको मतलब है सिर्फ हमारी इस टेरिटरी से कि देश की सीमा के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है, देश की सीमा के अंदर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन से जो भी फाइनल गुड्स बन रहे हैं, फाइनल गुड्स क्यों, थोड़ी देर में उसकी भी बात करें, तो उन फाइनल गुड्स के सम को हम जीडीपी बोल देते हैं, हम सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब फाइनल गुड्स या सर्विस क्यों बोल रहा हूं, फाइनल गुड्स या सर्विस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम फाइनल गुड्स को लेते हैं, हम रॉ मटेरियल के प्राइस को, हम कच्चे पदार्थ के मूल्य को उसमें नहीं ऐड करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि एक कार बन रही है, अब हमने उस कार के प्राइस को 10 लाख रुपए हमने अपनी जीडीपी में ऐड कर लिया, लेकिन अब उस कार का जो भी नट बोल्ट है, जो टायर है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं अलग अलग, क्या हम उन पार्ट्स के भी वैल्यू को ऐड करेंगे? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उस कार की डबल वैल्यू जो है वो हमारे जीडीपी में ऐड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके फाइनल प्रोडक्ट को ही लेते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया मार्केट में तो हम इस प्रोडक्ट के, अब इसमें क्या क्या इनपुट हो रहा है, क्या रॉ मटेरियल लगा, उससे हमको मतलब नहीं। रॉ मटेरियल लगने के बाद में प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने के बाद भी इसका प्राइस कितना है, उस टोटल प्राइस को हम क्या करते हैं, उस फाइनल प्राइस को हम क्या करते हैं, हमारी जीडीपी का पार्ट बनाते हैं। तो यहां पर कहने की बात यह है कि हम जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो हम अपनी टेरिटरी देखेंगे, हम अपनी सीमा देखेंगे, और देश की सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन है वो जीडीपी का पार्ट होगा। जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस बन रहे हैं उनके प्राइस को देखकर हम क्या बोल देंगे, जीडीपी। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ 100 प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्शन हुआ, अलग अलग प्रोडक्ट, और उनके एवरेज प्राइस को मैं मान लेता हूँ कितना, 100 रुपीज। हम मान लेते हैं कि हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कितना है, 100 रुपीज। तो जब हम उनको ऐड करते जाएंगे तो हमारी जीडीपी कितनी आ जाएगी, 10,000। तो कहने का मतलब है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, कहने का मतलब है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस टोटल प्रोडक्शन का जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसको जब हम ऐड करते हैं तो जो टोटल वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस देश की जीडीपी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हर एक चीज जो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर, हमारी सीमा के अंदर है, वो हमारे जीडीपी का पार्ट है, या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कंट्री के बाहर हैं लेकिन फिर भी हमारे जीडीपी का पार्ट है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि जीडीपी के कैलकुलेशन में हम सिर्फ टेरिटरी देख रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि देश की सीमा के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा हमारे जीडीपी का पार्ट हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर है लेकिन फिर भी इंडिया की जीडीपी का पार्ट हो सकती है। तो एक चीज ऐसी होती है जो अपवाद स्वरूप है, जिसको आप एम्बेसी के नाम से जानते हैं, दूतावास के नाम से जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इंडियन एम्बेसी जो है वो इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही है, उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसी जो है वो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो एम्बेसी के पॉइंट में एक चीज लिखी हुई है अलग अलग बुक्स में, वो ये बताते हैं कि जो भी देश का दूतावास है या जिस भी देश की एम्बेसी है वो उस देश का डोमेस्टिक एरिया माना जाता है। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, इंडिया की एम्बेसी कनाडा में, तो हम मान लेते हैं कि इन 3 जगहों पर इंडियन एम्बेसी जो है वो काम कर रही है। तो ये जो इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, तो इस इंडियन एम्बेसी को जितना भी वहां टोटल इनकम हो रहा है वो कहां पर ऐड किया जाएगा, वो हमारे जीडीपी में ऐड किया जाएगा। जितना भी टोटल इनकम हो रहा है वो कहां पर ऐड किया जाएगा, वो हमारे जीडीपी में ऐड किया जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारे कंट्री में भी तो दूसरी कंट्री की एम्बेसी काम कर रही है, तो जो दूसरी कंट्री की एम्बेसी काम कर रही है वो उस कंट्री की जीडीपी का पार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी अगर इंडिया में है तो यहाँ जितना इनकम हो रहा है वो पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट में जाएगा,
ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो जितनी इनकम हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। यूएसए एम्बेसी अगर इंडिया में है तो जितनी इनकम हो रही है वो यूएसए के जीडीपी का पार्ट होगा। तो बस इतनी सी बात हमको समझनी है कि बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फॉरेन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, देश की सीमा के अंदर प्रोडक्शन कर रही है, वो देश की जीडीपी का पार्ट होगा। और जो एम्बेसी है वो भले ही दूसरी कंट्री में काम कर रही है, लेकिन क्योंकि दूतावास को घरेलू क्षेत्र माना जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो यहाँ पर दूतावास अलग अलग काम कर रहे हैं ये भी भारतीय क्षेत्र ही है, और यहाँ पर जो दूतावास काम कर रहे हैं जिस कंट्री का, वो उस कंट्री का टेरिटरी माना जा रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जितना भी दूतावास का इनकम हो रहा है, जितना भी एम्बेसी से इनकम हो रही है, वो सारी की सारी इनकम को क्या बोल रहे हैं, हमारे जीडीपी में ऐड हो। क्लियर है? तो जीडीपी में हमको बस इतनी चीज याद रखनी है कि देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, उनके फाइनल प्रोडक्ट के मॉनेटरी प्राइस को हम जब ऐड कर देते हैं तो टोटल जो भी प्राइस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस देश की जीडीपी बोलते हैं। अब बात ये आती है, ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी भी कंट्री की जीडीपी का एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाना संभव है, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी देश का जो जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पूरे तरीके से सही कैलकुलेट हो रहा है। तो वहां तक बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जीडीपी होती क्या है और जीडीपी का कैलकुलेशन हम करते क्यों हैं। तो जीडीपी आपको समझ में आ गई है, और जीडीपी समझने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि हम जो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें जो हमारी एम्बेसी होगी, दूसरी कंट्री में काम कर रही है, वो हमारी ही जीडीपी का पार्ट होगी। आपको बस ये एक बात अलग से याद रखनी है, बाकी कुछ भी जो कंट्री के टेरिटरी के बाहर है वो कंट्री के जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी चीज कि ये जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, आपने सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 6th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है, कभी हम डाउन जाते हैं, कभी हम अप जाते हैं। तो ये किस बेसिस पे होता है? तो ये होता है जीडीपी के ही बेस पर, और एक और टर्म होता है पीपीपी के बेस पर। तो जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो उसकी भी बात करेंगे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, और एक कंपेयर जो होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, और सकल घरेलू उत्पाद जितना जिस कंट्री का ज्यादा होगा उस कंट्री की पोजीशन इंटरनेशनल वर्ल्ड में उतनी ऊपर होगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है उस कंट्री की रैंकिंग और इंटरनेशनल वर्ल्ड में उसकी रैंकिंग भी बढ़ती है, और जैसे जैसे उस कंट्री का प्रोडक्शन डाउन होता है, जीडीपी डाउन होती है, तो उसकी रैंकिंग भी डाउन होती है। वापस आते हैं कि जीडीपी में, कि जीडीपी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि क्या किसी भी कंट्री का एक्यूरेट जीडीपी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो एक्यूरेट जीडीपी का कैलकुलेशन कर पाना संभव नहीं है। जो जीडीपी का फाइनल कैलकुलेशन होता है वो सिर्फ अनुमानित होता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा देश जो है वो दो अलग अलग पार्ट में विभाजित है। एक है संगठित क्षेत्र का उत्पादन और एक है असंगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनका पता है हमको, वो क्या हो रहे हैं, वो तो हम डेटा का कलेक्शन यहाँ एनएसएसओ के द्वारा किया जा रहा है। सारा डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद में हम क्या बोलते हैं कि ये इतना टोटल प्रोडक्शन हुआ। लेकिन ऐसे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां भी तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां भी प्रोडक्शन हो रहा है, और जब हम उन प्रोडक्शन के डेटा को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देश की ये एक्यूरेट जीडीपी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश का हमने डेटा के बेसिस पे कैलकुलेशन किया 100 रुपीज, और हमको ये पता है कि इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो हम उसी रेशियो से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी डेटा होता है उसका अनुमान लगा लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 100 रुपीज हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर से कलेक्शन हुआ है या ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा है, तो हम बोलते हैं कि 40 रुपीज जो है वो हमारा अनऑर्गेनाइज। तो हम टोटल अपने कंट्री की जीडीपी क्या बोल देते हैं, 140 की। तो यहाँ पर मैं वही चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से कितना हुआ है हमको 100 रुपीज का, 40 रुपीज ऐसा प्रोडक्शन हुआ है जो हमको पता ही नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि 40 रुपीज का होगा। तो जब भी हम जीडीपी दर्शाते हैं या जीडीपी की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर की बात करते हैं। तो ये होता है अनुमानित, और अनुमान के आधार पर अगर आप कोई चीज बता रहे हैं तो वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है वो उसका एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल होता है।
क्योंकि वो अनुमानित होता है। बात समझ में आ रही है? अब जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो मेनली 3 प्रकार से जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। 3 बेस होते हैं जीडीपी की कैलकुलेशन के। क्या क्या बेस होते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजारी मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद, इसी को आपने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी। सेकंड होता है जीडीपी एट बेस प्राइस, इसी को आप जानते हैं रियल जीडीपी के नाम से। और तीसरा जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी। तो मुख्यतः इन 3 प्रकारों में जीडीपी की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जीडीपी क्या होती है, तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो की जब बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, तो हम इन्हीं जीडीपी के टाइप और उसके आगे की बात करेंगे। तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ और भी बेसिक चीज है जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसको एक बार और अच्छे से देखें, वीडियो पूरा देखें। और नेक्स्ट वीडियो क्योंकि इससे पूरे तरीके से लिंक है, इसलिए आपका इस वीडियो में जो भी चीजें हमने बात की हैं उसका समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार बोलता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद स्टूडेंट के पास में पहुंचाएं इसको।